अच्छा, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि आप लोगों को क्वेरी राइटिंग का कितना ज़्यादा आइडिया है। मतलब क्या आप लोग एक सिंपल जॉइन तो लिख सकते हैं, आउटर जॉइन के बारे में आप लोगों को कितना पता है? खैर, आउटर जॉइन तो कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं है, बट एनी पॉसिबिलिटी कि आउटर जॉइन क्यों हो, और आउटर जॉइन के होने से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? मुझे एक चीज़ और चला के देखनी थी वैसे, लेकिन नॉट श्योर इफ आई कैन बी एबल टू। एक मेरे पास डिवाइस है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि डिवाइस किस तरह कनेक्ट होगी टू दी, एक सेकेंड, ताकि मैं उसको थोड़ा सा ना वाइट बोर्ड बना के मैं यूज़ करना चाह रहा था एक्चुअली। डेवलपर ऑप्शंस, हाँ ये शायद ऑन करना था। अच्छा, रियली बैड। मुझे ये डिवाइस एक्चुअली कनेक्ट करनी थी, फॉर सम रीजंस इट इज नॉट। एक सेकेंड, ट्राई एडीबी किल सर्वर। नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। चले, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इसको सही कर लूँगा। अच्छा, और मेरा पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आई शुड रिमूव दिस वन एक्चुअली, बिकॉज मेरा सीपीयू थोड़ा सा 100% हो गया, जिसकी वजह से शायद थोड़ा सा जिटर आ रहा होगा। राइट। मैं जो चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा था ना, वो कुछ इस तरह। तो लेट लेट मी ओपन अप दी, क्या कहते हैं, पावर पॉइंट। तो उसके अंदर मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकूंगा। जस्ट गिव मी वन सेकेंड, दिस वन। हाँ, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। ठीक है। ऑलराइट। यहाँ कुछ, मैं एक मिनट लेआउट को ब्लैंक कर देता हूँ। सही है। अच्छा, मुझे जो दो तीन चीज़ें बतानी थी आपको, वो ये कि
if you recall uh, linear, no, not linear, relational algebra. लीनियर अलजेब्रा पता नहीं क्यों हर एक ने ऐसे सवाल पूछ लिए हैं कि लीनियर अलजेब्रा जहन में रह गया बट अबाउट रिलेशनल अलजेब्रा सो हाउ मच डू यू रिमेम्बर बिकॉज दैट्स द मेन थिंग कि अगर रिलेशनल अलजेब्रा क्योंकि मैं अपनी जो क्वेरी राइटिंग प्रैक्टिस करता हूँ वो इट्स मोर टुवर्ड्स रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल अलजेब्रा से बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चल रही होती हैं सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक चीज़ यहाँ कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूँ एक लीनियर अलजेब्रा एक्सप्रेशन ही अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से वो बनेगी कि फॉर इंस्टेंस इफ़ आई राइट समथिंग लाइक एक रिलेशन है मेरे पास आर जो कि मैं करना चाहता हूँ ऑन कैपिटल आर और फिर एक मेरे पास एस ऑन कैपिटल एस इस तरीके से अगर है ठीक है तो यहाँ मैं आर और उसके बाद जॉइन का जो सिंबल होता है फॉर इंस्टेंस जिस तरीके से ये है और जॉइन एस में करना चाहूँगा विच इज़ जस्ट फाइन जो कि हमने इसको ट्रांसलेट किया था इनटू द जॉइन फंक्शन जो भी ऑपरेटर है आपके पास अच्छा अब अगर लेट्स सपोज मैं देखना चाहूँगा कि लेफ्ट आउटर जॉइन या वगैरह या तो मैं अगर फ्री हैंड अगर कुछ लिखना चाहूँ मेरे ख्याल में इससे पता चल जाएगा हाँ ये आपने इस तरीके से देखा होगा कि इट्स द सिंबल फॉर जॉइन आपने कुछ इस तरीके से लिखा होगा फॉर जॉइन इट्स बेसिकली दिस वन बट फॉर लेफ्ट और राइट आउटर जॉइन आप ये सिंबल बेसिकली यूज करना चाहेंगे अच्छा लेफ्ट और राइट लेफ्ट आउटर जॉइन ये जो भी आउटर जॉइन का जो मेन मकसद है उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस यू हैव सम काइंड ऑफ अ टेबल और मैं टेबल का भी आपको एक अंदाजा बता देता हूँ बाय ओपनिंग कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आई हैव अ टेबल कॉल्ड प्रोजेक्ट और मैंने प्रोजेक्ट की आईडीज इसके अंदर लिख दी हैं सारी P1 P2 P3 और इसके बाद मैंने प्रोजेक्ट की जो भी टाइटल मैंने एक लिखनी और उसका नाम रखा है मैंने प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 3 लेट्स सपोज इस तरह का है अब एक चीज है इसके साथ प्रोजेक्ट के साथ है ह्यूमन रिसोर्सेज तो इसका मतलब है कि मैं अ, इसके अंदर ये कह सकता हूँ ह्यूमन रिसोर्सेज एक टर्म है लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि दी the person which is involved in this project तो अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा पर्सन और उसका नेम आ जाएगा तो मेरे पास PR1 PR2 PR3 PR4 जितने भी लग रहे हैं और मैंने इनके नाम कुछ रख दिए person 1 person 2 और इसके अलावा एक और टेबल मैं बनाना चाहूँगा जिसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉर इंस्टेंस इसके अंदर और पर्सन ऑब्वियसली है ठीक है कितने उनके घंटे लग गए हैं और लेट्स सपोज ये एक सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है और उसके अंदर कोई मटेरियल लगा है तो मैं मटेरियल भी ऐड करना चाहूँगा और मटेरियल नेम कुछ आ जाएगा तो लेट्स सपोज मैंने M1 M2 करके इसके अंदर जो भी मटेरियल है और उसकी कोई सर्टेन क्वांटिटी उसके अंदर ऐड हो गई ठीक है टू कर देते हैं इसको अब अगर मैं एक प्रोजेक्ट का कोई इसी तरीके से इसी प्रोजेक्ट को अगर मैं देखना चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं इसमें पर्सन और मटेरियल को ऐड करना चाहूँ
प्रोजेक्ट भी है और पर्सन मटेरियल दोनों है। तो मैं प्रोजेक्ट लिखना चाहूँगा, ठीक है, और उसके अंदर पर्सन होंगे और उसके अंदर नंबर ऑफ आवर्स उसके हैं, और मैं इसी में लिखना चाह रहा हूँ मटेरियल, और उसकी क्वांटिटी यूज हुई है। तो मैं कैसे लिखना चाहूँगा? तो ये असल चीज़ है जिसके अंदर अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करें। ये अच्छी बात है कि प्रोजेक्ट पर्सन अगर प्रोजेक्ट के साथ है तो आप एक प्रोजेक्ट पर्सन का जॉइन एक टेबल बना लें, और प्रोजेक्ट मटेरियल अगर आपके पास है तो प्रोजेक्ट और उसका मटेरियल आ जाएगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि सेम प्रोजेक्ट पे कौन सा पर्सन और कौन सा मटेरियल है? पॉइंट सारा यहाँ ये है कि प्रोजेक्ट और पर्सन में रिलेशनशिप है, विच इज़ गुड। प्रोजेक्ट और मटेरियल में भी रिलेशनशिप है, विच इज़ ऑल्सो गुड। बट पर्सन और मटेरियल का कोई रिलेशनशिप नहीं है। टू अनरिलेटेड आइटम्स और कॉलम्स विच आर इन द सेम टेबल, तो आप उसको किस तरीके से रखना चाहेंगे? यहाँ मैं कुछ ऐसी रिपोर्ट बनाना चाहूँगा। मेरे पास पर्सन 1 और पर्सन 2 इसके अंदर थे, और इन्होंने 30 आवर्स लगाए हैं और इन्होंने 55 आवर्स लगा दिए हैं। और इसके अंदर एक मटेरियल 1, मटेरियल 2, मटेरियल 3 और मटेरियल 6 इस्तेमाल हुआ है। इसकी क्वांटिटी कुछ इस तरह से आई है मेरे पास, ठीक है। ये हो गया आपका एक प्रोजेक्ट की कहानी, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको मिल रही है। ये एक प्रोजेक्ट हो गया। अब दूसरा प्रोजेक्ट आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है। पी आर इसके अंदर है और PR4 है इसमें, और इनके आवर्स कुछ लग गए हैं कुछ इस तरह 20 और इनके 70 लग गए हैं। और इसमें मटेरियल कुछ M3 लग गया है, M4 लग गया है और M5 लग गया है, और इनकी कुछ क्वांटिटी इस तरीके से आ गई है हमारे पास। अब ये इस तरह का आपको मॉडल कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? बेसिकली होता कुछ इस तरह है कि आपको इस तरह की ना रिपोर्ट्स मिलती हैं, और ये रिक्वायरमेंट में इसी तरीके से समझाया जाता है कि यू नो दिस इज हाउ, दिस इज ऑल द projects and the information about the project is there, और हमें इस तरह का कुछ आप बना के दे दें। अब इसे आप थोड़ा एनालाइज करते हैं कि अच्छा भाई किस तरीके से है। बाद में थोड़ी देर में पता चलता है कि पर्सन और मटेरियल का आपको एज सच कोई रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं एक लाइन में कुछ इसको बता सकूं। अब इस टाइप के एक स्ट्रक्चर को अगर आपने नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि ये आपको इनपुट मिला है, और इसको जब आप आउटपुट में ले आते हैं तो आप सिंपली इसको प्रोजेक्ट पर्सन और प्रोजेक्ट मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि आपके पास अब दो इन तीन के अलावा, यानी कि प्रोजेक्ट पर्सन और मटेरियल के अलावा आपके पास एक प्रोजेक्ट पर्सन का टेबल बन जाएगा, और प्रोजेक्ट मटेरियल का। आप इस तरह के अनरिलेटेड कॉलम्स, और उन्हें आप कन्वर्ट कर देते हैं इनटू दीज टू। इस कन्वर्जन को या इस टाइप की नॉर्मलाइजेशन को आप 4NF कहते हैं, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। जब आप ये देखते हैं कि अच्छा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कोई चीज आपको मिल रही है, तो अब वहां जब आपने दोबारा से यही इस टाइप की कोई चीज बनानी है, या इससे रिलेटेड अगर कोई चीज ऐसी बनानी है, तो फिर आप जो है वो उसे आउटर जॉइन की क्वेरी से ही इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको ये मालूम करना होता है कि अच्छा भाई कौन से जो मटेरियल और
पर्सन है वो इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका मतलब है कि या तो अगर कोई डिजाइनिंग में इन्वॉल्व हो और उसके बाद वो ये बताए कि अच्छा मैं इस टाइप के स्ट्रक्चर में कैसे तोड़ना चाहूँगा, तो वो 4NF हो गया। और अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर मौजूद है और अगर आपने कुछ इस तरह का कुछ बनाना है, ठीक है, तो वो आप एक तरीके से आउटर जॉइन के साथ ही काम कर सकेंगे। अब बात सारी ये है कि जब आप क्वेरी लिखेंगे तो क्वेरी का रिजल्ट इस तरह नहीं आएगा। क्वेरी का रिजल्ट फॉर प्रोजेक्ट 1 2 into 4 यानी कि 8 रोज में आ जाएगा। और प्रोजेक्ट 2 का जो एक तरीके से प्रोजेक्ट 2 के अगेंस्ट जो नंबर ऑफ रोज जनरेट हो जाएंगी वो 6 रोज जनरेट हो जाएंगी, 2 into 3 6। ठीक है। और फिर आप वो किस तरीके से अलग अलग ज्वाइन करवाना चाहते हैं वो आप बेसिकली देखना चाहेंगे। ठीक है, ये कुछ बात आपको समझ आ रही है। तो बेसिकली आप क्या करना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट है, उनके आगे पर्सन हैं सारे के सारे, और फिर आप बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन से आवर्स आप किस किस में आवर्स लगे हैं और किस किस में नहीं है। इसी तरह प्रोजेक्ट के आगे सारे मटेरियल लिखे हुए हैं और आपके पास क्वांटिटी है। तो जो जॉइन हो रही होगी वो तो आ जाएगी, लेकिन जो आउटर जॉइन होगी इसका मतलब है कि वो मटेरियल या वो पर्सन इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं है, बट यू वांट टू डिस्प्ले देम इनटू अ काइंड ऑफ अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट या शीट जो भी आप बनाना चाहें। तो तो एक ये तरीका है काम करने का। तो बेसिकली उसके अंदर आपने करना कुछ इस तरह होता है कि चूंकि अब पर्सन और मटेरियल का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो अब आप किस तरीके से देखना चाहेंगे, क्योंकि पर्सन और मटेरियल आपको दोनों ही चाहिए, और कोई एक ऐसा मुझे एलिमेंट चाहिए कि जिसके थ्रू मैं पर्सन और मटेरियल को अलग अलग करना चाहूँ, तो वहाँ फिर आप आउटर जॉइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि देर इज वन वे टू एक्चुअली परफॉर्म एन आउटर जॉइन व्हेन यू हैव सम काइंड ऑफ दिस सिचुएशन। और ये हमेशा याद रखें कि आपको रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरीके से हमेशा मिलती हैं, और आपने ये मालूम करना होता है कि किसका किसके साथ रिलेशनशिप है। और अक्सर लोग जो डेटा साइंस की तरफ या वो उस तरफ जाना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर आप ये बताना चाहें कि डिफरेंट कॉलम्स का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, वैसे तो आपको एक रो फुल मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की कोई टैबुलर डेटा मिल जाए जो कि ट्रूली टैबुलर नहीं है, क्योंकि ये वो वाली सिचुएशन है कि जिसके अंदर मैं इन दो के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा हूँ और इन दो के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा हूँ, और फिर मैं फाइनली ये चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, तो फिर मेरे वहाँ जो है क्या फोर्थ नॉर्मल फॉर्म अप्लाई होगी। और इवेंचुअली ये कन्वर्जन में ही फोर्थ नॉर्मल फॉर्म अप्लाई हो जाती है। इवेंचुअली जो आपका रिजल्ट होता है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म सिर्फ इस टाइप की चीज़ों में ही अप्लाई होती है। तो वो मैं एक छोटा सा एक आपसे बात करवाना चाह रहा था कि कुछ यहाँ इस तरह की डेटा मॉडलिंग का कुछ पार्ट है। सो लेट्स कम बैक टू द क्वेरी कि क्वेरी के अंदर आप किस तरीके से कुछ लिखना चाहेंगे। फॉर इंस्टेंस आप अगर सिंपल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको वो पता है, लेकिन अगर मैं ये आपसे पूछना चाहूँ कि सब क्वेरी आप कब लिखना चाहें, तो लेट्स सपोज आपसे कोई एक सवाल ये पूछता है कि what's the difference between a subquery, using a subquery in a query or a join in a query? Is there any difference? उसका अगर बहुत ही हाई लेवल अगर आप जवाब देना चाहें तो आप कहेंगे नो, इट्स प्रोबेबली द सेम। लेकिन कुछ जगहों पर आपने उसका इस्तेमाल करना है कि वो किस तरीके से मैं कब सब क्वेरी का इस्तेमाल करूं और कब मैं जॉइन का इस्तेमाल करूं। अच्छा, मैंने एक एग्जाम्पल डेटाबेस यहाँ उठाई हुई है। पता नहीं अक्सर लोगों को आप में से पता हो कि ये किस टाइप की है। एडवेंचर वर्क्स एक मशहूर माइक्रोसॉफ्ट का एक प्री डिफाइंड डेटाबेस है, और उसमें काफ़ी कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। उसकी एक बैकअप फाइल पड़ी हुई होती है। आप उसको डाउनलोड करके इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि इन्होंने किस तरह से बनाया है। इन्होंने जो टेबल के नाम रखे हुए हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि शुरू में एक स्कीमा का नाम रखा है इन्होंने। तो वैसे तो अगर हम
नॉर्मल डेटाबेस में कोई टेबल्स बनाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक ही स्कीमा होगा और उसके अंदर सारे टेबल्स होंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि मल्टीपल स्कीमास बनाए, और मल्टीपल स्कीमास कुछ इस तरीके से हैं कि ह्यूमन रिसोर्स है, एंड देन देयर इज अ पर्सन, और फिर प्रोडक्शन है इसमें, एंड देन और कौन सा है, परचेजिंग है और सेल्स है। तो ये अलग अलग स्कीमास बनाए और फिर हर एक के स्कीमास के अंदर उन्होंने टेबल्स रखे। देखा जाए तो तमाम टेबल्स जो हैं वो इसी डेटाबेस में ही हैं। तो आप इसको इस डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद आप सबको एक्सेस कर सकते हैं। बट इफ यू नीड टू एक्सेस अ सिंगल टेबल, यू नीड टू पुट स्कीमा नेम बिफोर दैट। तो मैं कुछ इस तरीके से क्वेरीज लिख सकता हूँ कि अगर मुझे प्रोडक्ट्स देखनी है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो आपको इसका डेटा कुछ मिल जाएगा। इसके अंदर कोई 500 के करीब प्रोडक्ट्स हैं, और इन प्रोडक्ट्स को अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इसमें काफ़ी डेटा पड़ा हुआ है। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि कुछ इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी हम बनाना चाहते हैं कि कोई ये बताए कि अच्छा कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं कि जिन्होंने डिफरेंट कलर्स की प्रोडक्ट परचेज की है। तो हम पहले से ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास कलर्स कितने हैं और उसमें अ, कितने क्या क्वांटिटी है उन कलर्स की। तो वो भी हम बड़े आराम से यहाँ लिख सकते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कलर कॉमा काउंट स्टार, और उसके बाद ग्रुप बाय कलर। ये रूल तो हर एक को पता ही होना चाहिए कि तो यहाँ से कुछ इस तरह पता चल रहा है कि देर आर 248 प्रोडक्ट्स विदाउट एनी कलर, और फिर हमें डिफरेंट कलर्स की नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का पता चल रहा है कि ये है। इन सब का डेफिनेटली जो सम होना चाहिए वो 504 ही होना चाहिए जितनी हमारी प्रोडक्ट्स थी। अच्छा, ये तो आपको हर एक को पता ही होगा कि जितने कॉलम्स आप ग्रुप बाय में लगाते हैं कॉमा सेपरेटेड, आप उतने ही या उससे कम सेलेक्ट में लगाना चाहेंगे। लेकिन अगर सेलेक्ट में कोई एक ऐसा कॉलम आ गया जो कि ग्रुप बाय में नहीं है, तो फिर क्वेरी आपको एरर देगी। तो इसका मतलब है कि ग्रुप बाय इज ऑलवेज अ सुपरसेट। प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली यही है कि सेलेक्ट के जितने भी कॉलम्स हैं वो ग्रुप बाय के अंदर होने चाहिए। अच्छा, मैं उस जगह आ जाता हूँ अभी कि सब क्वेरी को किस तरीके से हम ऑपरेट करना चाहेंगे। यहाँ सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि अच्छा भाई कलर्स का हमें पता चल जाए। दूसरा, हम अब ज्वाइन करना चाहेंगे। लेट्स सपोज क्या कहते हैं, आपने कितनी प्रोडक्ट्स परचेज की हैं। तो हम परचेजिंग में जाके परचेज ऑर्डर हेडर और परचेज ऑर्डर डिटेल, ये हम दोनों देखना चाहेंगे कि ये इसमें क्या डेटा पड़ा हुआ है। तो लेट्स सपोज इफ यू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परचेजिंग, और इसमें परचेज ऑर्डर हेडर अगर आप मालूम करना चाहें तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कितनी परचेजिंग हुई है। तो इसको अगर हम देख लें तो तकरीबन 4000 रोज है, मीनिंग 4000 परचेजिंग है। अब हुआ कुछ इस तरह है, परचेज हमने किसी वेंडर से किया है और किसी एम्प्लॉई ने परचेज किया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं। सो दैट्स इट। अभी तो हमें सिर्फ यही पता चल रहा है, और साथ में ये भी पता चल रहा है कि अच्छा भाई शिपिंग मेथड आईडी क्या है। तो शिपिंग मेथड को अगर हम देखना चाहें तो ये शिप मेथड परचेजिंग में ही है। तो इसको ज़रा देख लेते हैं कि इसमें क्या वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परचेजिंग एंड डॉट शिपिंग शिप मेथड्स, और अगर इसको हम देखना चाहें तो देर आर 5 डिफरेंट शिप मेथड्स। इसमें ये उनकी डिस्क्रिप्शंस आपको कुछ पता चल गई हैं। सो दैट्स फाइन। अब हम देखना चाहेंगे कि इसके अंदर
परचेज ऑर्डर डिटेल में क्या वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और इसके अंदर कुछ 8,000 9,000 के करीब डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ आपको पता चल रहा है कि अच्छा भाई कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और उनकी कितनी क्वांटिटी है। तो यह कुछ अंदाज़ा हो गया है कि ये एक मास्टर डिटेल या हेडर और डिटेल करके कुछ है। अब बात सारी ये है कि अगर मुझे अगर ये मालूम करना है कि मुझे इस तरह के परचेजेस चाहिए जिनमें जितने भी प्रोडक्ट्स थी उनका कोई ना कोई कलर होना चाहिए, मतलब नल कलर वाली मुझे प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। एक तो बहुत ही आसान तरीका है कि आप परचेज ऑर्डर को परचेज ऑर्डर हेडर को परचेज ऑर्डर डिटेल के साथ ज्वाइन कर लें, और दूसरा ज्वाइन आप जो है वो प्रोडक्ट के साथ कर लें। तो इन तीन टेबल्स का आपको ज्वाइन मिल जाएगा, कलर की वैल्यू आपको यहाँ पता चल रही है, तो आप परचेज ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ये मालूम करना हो कि नहीं, मुझे कलर तो मैंने आपको बता दिया है, बट आई डोंट वांट टू सी अ प्रोडक्ट और एनीथिंग इन द हेडर, तो फिर आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि असल प्रॉब्लम यही आ जाती है कि अगर आपके पास मास्टर डिटेल अगर कोई टेबल्स पड़े हुए हैं और आपको सिर्फ मास्टर ही देखना है, आपको हेडर्स से सॉरी हेडर्स ही देखना है, आपको डिटेल से सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, but not that you want to show them over here in the query result, तो फिर हम उस केस में सब क्वेरीज लगाना चाहेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर लेट्स सपोज हम ये देखना चाहते हैं कि हमने कौन कौन सी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं कि जिसके अंदर हमें सॉरी कौन कौन सी इस तरह की परचेजिंग है जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स के आपने प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। तो फिर डेफिनेटली आपको कलर्स अब भी चाहिए, तो आपको प्रोडक्ट वहाँ जॉइन में डालना पड़ेगा, फिर सब क्वेरी नहीं चलेगी। अब अगर मैं यहाँ ये सारे के सारे अगर लिख लूँ, हेडर लिख लूँ, अच्छा अच्छी बात ये होती है कि जब आप ज्वाइन करना चाहें तो आप इनके एलियासेस ज़रूर लगा दें ताकि आपको वो कंप्लीट नाम नहीं लिखना पड़े, फिर आप एलियासेस के साथ सारे काम करें। और आपको शायद ये भी पता होगा कि मैं यहाँ इनर जॉइन नहीं लगा रहा हूँ और मैं इसको डायरेक्टली क्या कहते हैं वेयर क्लॉज के अंदर ही लिखना चाहूँगा। तो और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्वाइन आप वहाँ भी लगा सकते हैं ज्वाइन कीवर्ड्स के साथ, और फिर आपने ज्वाइन और फिर ऑन करके लगाना है, बाकी आप वेयर क्लॉज में लिख सकते हैं। यहाँ जो मैं टर्म यूज़ करता हूँ वो ये होती है कि आप अ, जो वेयर क्लॉज हैं उसमें दो टाइप के एक्सप्रेशंस यहाँ आएंगी। एक आपके पास जिसको आप कहते हैं कि जॉइनिंग एक्सप्रेशंस, और फिर दूसरी होती है फिल्टर एक्सप्रेशंस। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिल रहा है। तो परचेज ऑर्डर आईडी यहाँ हो जाएगा, इसके अलावा एंड परचेज ऑर्डर डिटेल के अंदर प्रोडक्ट आपको मिल गया इक्वल टू। अब यहाँ अच्छी खासी रोज आपको मिलना चाहेंगे, लेकिन अगर मैं वैसे ही आपसे पूछूं कि इस क्वेरी का क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो आप क्या बता सकते हैं, किस तरह पता चलेगा? इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट, लेकिन आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। कि लेट्स सपोज अभी हम प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि प्रोडक्ट में कितना डेटा पड़ा हुआ है। इसकी जगह हम प्रोडक्ट के अंदर हमने देखा था 504 मेरे ख्याल में डेटा पड़ा हुआ है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं 504। यप, यहाँ लिखा हुआ है 504 इस जगह पे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अच्छा तो ये 504 है इधर। ठीक। के बाद आप परचेज ऑर्डर हेडर को मालूम कर लें कि वो कितनी उसमें रोज हैं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है 4012 012। और फिर आप अगर मालूम करना चाहें कि परचेज ऑर्डर डिटेल में क्या इसमें डेटा, यहाँ आपको पता चल रहा है 8000
845। आपको ये जरूर पता है कि कुछ इस तरीके से है केस के यू हैव परचेज ऑर्डर डिटेल और आपको वन टू मैनी का जो एक डायरेक्शन है वो पता होनी चाहिए। सो लेट्स सपोज यू हैव समथिंग लाइक इस तरह का टेबल है। लेट्स सपोज ये मैंने लिख दिया प्रोडक्ट, फिर मैं लिखूं परचेज ऑर्डर हेडर, और मेरे पास एक और आ जाए परचेज ऑर्डर डिटेल। आपको अंदाजा कुछ इस तरीके से हो रहा है? अच्छा, मैं एरो वन टू मैनी की तरफ लगा रहा हूँ, तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा कि ये मेरे पास वन टू मैनी इधर है, वन प्रोडक्ट कैन एग्जिस्ट इन मैनी परचेज ऑर्डर डिटेल्स, और एक हेडर भी जो है वो यहाँ वन टू मैनी का चल रहा है। अब बेसिकली जब ज्वाइन आप करते हैं ना, तो अब यहाँ आपको पता चल रहा होगा इन तीनों टेबल्स का आपने ज्वाइन किया हुआ है। ज्वाइन के लिए आप जो टेबल्स जब ऑर्गेनाइज करते हैं सारे, तो आप एक काम जरूर अपने जहन में बना लिया करें कि ये जितने भी टेबल्स आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लें। यानी कि आपको मल्टीपल टेबल्स आपको मिलेंगे, मैं अगले इसमें भी बना के एक दे सकता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको एक जेनेरिक तरीके से बता देता हूँ कि आपके पास लेट्स सपोज टेबल वन ये है, और मल्टीपल टेबल्स में बनाना चाहूँगा। तो यहाँ टेबल टू है, और फिर टेबल थ्री आ जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूँ कि जिसके थ्रू आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि टोटल आपका जो फाइनली नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज हैं, वो कितनी बनेंगी। अब ये आपस में कहीं ना कहीं से जॉइंस हो रहे हैं। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये वन टू मैनी इधर है एक, फिर लेट्स सपोज वन टू मैनी एक इस तरफ आ रहा है, लेट्स सपोज एक वन टू मैनी कुछ इस तरह से जा रहा है, और एक सिनेरियो में आपको ये बता देता हूँ कि वन टू मैनी एक ये जा रहा है, और एक वन टू मैनी कुछ इस तरह जा रहा है। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो इन अ वे आप ये कह सकते हैं कि एक ग्राफ बन रहा है। बिल्कुल, आपको पता चल रहा है कि एक ग्राफ ग्राफ बन रहा है। क्या आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कोई ट्री बन रहा है? तो अगर आप थोड़ा सा इसको अगर आप ध्यान दें तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, कुछ ट्री टाइप स्ट्रक्चर ही बन रहा है ज्वाइन जब आप करते हैं तो। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी फिलहाल इसको आसानी से आसान तरीके से देख लें कि यहाँ हम देखना चाहेंगे कि ट्री का जो रूट है वो एक ही है, और वो कौन सा टेबल है? T6। T6 एक है। बस आप ये समझ लें, इवेंचुअली, एंड इफ यू आर यूजिंग इनर जॉइंस ओनली, नो आउटर जॉइंस, तो जो T6 का की रोज होंगी वही फाइनल आपकी रोज होंगी। जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो जो नंबर ऑफ रोज आपकी, और प्रोवाइडेड के फॉरेन की में नल वैल्यू नहीं हो, अदरवाइज फिर रिजल्ट्स थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। अगर फॉरेन की आपकी नल नहीं है, ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है, आपको अंदाजा हो जाएगा ये ट्री है, T6 रूट पर है, उसके नीचे T4 T5 T3 है, T5 के नीचे T1 एंड T2 है। ठीक है, तो जो रूट के जो नंबर ऑफ रोज होती हैं वही आपका आउटपुट नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, इस आप जाएं तो यहाँ जो प्रोडक्ट ऑर्डर डिटेल की जो नंबर ऑफ रोज होंगी वही आपका फाइनल आउटपुट होगा। तो अगर मैं इसको अगर रन करना चाहूँ, दिस इज ठीक है ना,
अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि कितनी रोज आपको यहाँ मिलेंगी। ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि जितनी आपकी लाइंस बन रही हैं यहाँ, ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन के प्राइमरी कीज कितनी है आपके पास यहाँ। तो हर प्राइमरी की मतलब हर कॉलम की दो लाइन है। वैसे तो मैं रिकमेंड यही करना चाहूँगा कि हमेशा प्राइमरी की सिंगल कॉलम ही रखी जाए। वो अलग बात है कि आपको सिखाई जाती हैं कि मल्टी कॉलम प्राइमरी कीज हो सकती हैं, लेकिन मल्टी कॉलम की जब भी ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसे यूनिक रख लिया करें, विच इज़ फाइन। अच्छा डिज़ाइन ये होता है, बेहतर डिज़ाइन ये होता है, और एक तरीके से समझे कि एक कंसिस्टेंट डिज़ाइन होता है। तीसरा आप ये भी कह सकते हैं कि क्वेरीज क्वेरी एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए आसानी है। सिंगल कॉलम, सिंपली पिक इट अप एंड देन डू द ज्वाइन, क्योंकि ज्वाइन ही असल वो है परफॉर्मेंस बॉटलनेक के आप कितना ज्वाइन करते हैं। तो इस केस में अगर आप देखें तो जितनी लाइंस बनती हैं उतने ही आपको वेयर क्लॉज में एक्सप्रेशंस मिलती हैं, और जो रूट का क्या कहते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं वही आपके इस ज्वाइन का भी फाइनल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे। तो आपको इस क्वेरी से 8845 रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए, वही आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उतने ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि क्या करना है। अच्छा, अब दूसरा केस ये हो सकता है कि थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ इस जगह पे, कि लेट्स सपोज मैं एक टेबल और इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ और उसके अंदर मैंने T7, और T7 कुछ इस तरीके से है कि ये सारा कुछ चल रहा है, और ये भी एक चीज चल रही है कि मैं इसको भी ये डाल रहा हूँ, और मैं अ, इसके साथ भी इसको ज्वाइन कर लूँ। अब इसकी जो यूनिकनेस है, इसमें जो एक तरीके से फॉरेन कीज पड़ी हुई हैं, वो T1 और T3 की हैं। तो आपने इस तरह से कोई क्वेरी लिखी है। अब इसको अगर आप देखें तो इस डायग्राम में आपको फिर वही ट्रीज ही मिलेंगे, लेकिन अब इस केस में आपके पास दो रूट्स हो गए, ठीक है। तो जब दो रूट्स हो गए, अगर इसको मैं ऑर्गेनाइज करना चाहूँ कि लेट्स सपोज अगर मैं इसका डुप्लीकेट अगर कर लूँ और इसको अगर मैं ऑर्गेनाइज करना चाहूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा ऑर्गेनाइज कि ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ, और इसको यहाँ लगा देते हैं, और ठीक है। तो ये ट्री शेप में कुछ चीज बन गई आपके पास। सही है, लेकिन अब इस केस में आपके पास एक तरीके से दो रूट्स आ चुके हैं। वही ट्री है बट विद टू रूट्स। अब इसका जो क्वेरी रिजल्ट होगा, अगर आपने इस तरह की कोई क्वेरी लिखी है जिसमें जॉइंस आपने जिसके साथ जिसको ज्वाइन करना है, और इसमें बिल्कुल ख्याल रखें कि ये वो वाला ज्वाइन होगा कि जिसके अंदर रूट्स जो है आपके पास दो हैं, ठीक है। और तो इसका जो रिजल्ट होगा वो टेबल 6 और टेबल 7 का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपने इन दोनों को सब में डाल दिया। तो इसका मतलब है कि क्वेरी राइटिंग का एक और उसूल अगर आप याद रखें, आप जो भी काम करना चाहें, जितने भी आप टेबल्स का ज्वाइन डालना चाहें, रूट एक होना चाहिए। अदरवाइज आपका बहुत ही एक ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा कि जो कि आप लाइक वो टैबुलर नहीं होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आपकी एक तरीके से ट्रू फैक्ट्स नहीं होते हैं। आपके टेबल 7 और टेबल 6 के जो नॉन रिलेटेड कॉलम्स होंगे वो भी आपस में एक दूसरे के सामने आ रहे होंगे।
ठीक है, तो इस चीज़ का बस आप ख्याल रखें कि जब भी आप ज्वाइन करें, ठीक है ना, जिस तरह का भी होगा, इनर ज्वाइन करें या आउटर ज्वाइन करें, आपके पास रूट, मतलब अगर आप जिस तरह से वन टू मैनी के रिलेशनशिप अगर आप बनाना चाहें, वन टू वन भी हो सकता है, वन टू मैनी भी, तो जो रिलेशनशिप्स आप बनाना चाहें तो उसके अंदर आप हमेशा उसे रूट एक ही होना चाहिए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इसी रूट के ही आने चाहिए, इससे कम ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ दोबारा आ जाते हैं, तो ये तो हमने सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट से कर लिया है, लेकिन और जॉइन लगा दिया है, लेकिन अगर अब इसके अंदर हम कलर का भी अगर इस्तेमाल कर लें और हम ये देखना चाहें कि किस प्रोडक्ट किस परचेज में कितनी कलर्स आ चुके हैं, तो हम यहाँ एक और काम कर सकते हैं कि हम सिंपली POH डॉट परचेज ऑर्डर ID एंड देन P डॉट कलर और सिंपली काउंट स्टार कर लें। अब टोटल आपके पास 4000 है, तो 4000 के अंदर अब जितने भी कलर्स आ चुके होंगे वो हम देखना चाहेंगे, और इसको फिर हम लेट्स सपोज कुछ ना कुछ फिल्टर कर लेते हैं। सो ग्रुप बाय, इन दोनों को ही हम देखना चाहेंगे और फिर कुछ कलर देखना चाहेंगे। ग्रुप बाय जब आप ये करते हैं तो अच्छी चीज़ ये भी होती है कि आप साथ में एक ऑर्डर बाय भी यहाँ लगा दें। अब अगर इसको अगर हम रन करना चाहें, अच्छा, अब यहाँ अच्छा, और अगर हम इसके अंदर से ये भी कहना चाहते हैं कि हमें नल कलर्स नहीं चाहिए, अब ये फिल्टर के एक्सप्रेशन हो गए। P डॉट कलर इज नॉट नल। अब अगर हम देखना चाहें तो हमें ये पता चल जाएगा कि देखें, एक परचेज ऑर्डर था 7 के जिसके अंदर से ब्लैक कलर के 3 थे। इसी तरह परचेज ऑर्डर 10 में एक ब्लैक कलर का है, 2 सिल्वर के हैं, ठीक है। और इस तरह के मुख्तलिफ आपको कुछ डेटा पता चल रहा है कि, और ज़्यादातर आपको ब्लैक सिल्वर्स ही पता चल रहे हैं कि ये कौन कौन से हैं, और कुछ में आपको पता चल रहा है कि ब्लूज़ और दूसरे कलर भी हैं। मैं जो आपको क्वेरी लिखना चाह रहा हूँ, अब इसका रिजल्ट हो सकता है कि यहाँ नहीं है। मुझे अगर ये मालूम करना है कि कौन सी ऐसी परचेजेस हैं कि जिन्होंने वैसे परचेज लेवल पे इतना सही नहीं ये होता है, मैं इसको वेंडर लेवल पे दे सकता हूँ कि कौन से ऐसे वेंडर्स हैं, या एम्प्लॉय लेवल पे भी देख सकता हूँ कि इन दोनों टेबल्स के अंदर एम्प्लॉय और वेंडर दो मुख्तलिफ आपको एंटिटीज मिल रही हैं कि जिनके ऊपर आप कुछ ना कुछ देखना चाहेंगे कि वो कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने कभी परचेजिंग की है। उन्होंने सारी की सारी ग्रीन कलर की प्रोडक्ट्स खरीदी हैं, या ऑल ग्रीन प्रोडक्ट्स। तो उसकी क्वेरी कैसे बनाए, तो मैं कुछ क्वेरी एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, फिर मैं आपसे ये आपको बता देता हूँ कि हम किस टाइप की एग्जांपल्स को यहाँ देखना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट एक आपकी होगी कि एम्प्लॉयज हु हैव परचेज्ड ऑल, जो भी एक्स कलर, लेट्स सपोज ब्लू कलर, अंदर जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा, बोल्ड एंड अंडरलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेरी राइटिंग में। दूसरा आपके पास आ जाता है कि एम्प्लॉयज हु हैव परचेज्ड हु हैवंट, क्या होगा, एनी ब्लू कलर्ड। अच्छा, फिर यहाँ और चीज़ें भी आ सकती हैं
कि ये थोड़ा सा अनयूजुअल होगा, लेकिन इसको भी लिख लेते हैं। हु हैव परचेज्ड, ये भी एक चीज आ जाती है जो कि ये बहुत ज्यादा और डिफिकल्ट क्वेरी है कि ओनली ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है। फिर एम्प्लॉयज, या हम इस तरह कर सकते हैं कि इंडिविजुअल परचेजेस have both blue and green colored products। ठीक है, एक ऐसी परचेज हमें चाहिए कि जिसके अंदर ब्लू और ग्रीन दोनों हो। अच्छा, फर्दर कंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट सेशन, बट यहाँ और यहाँ अगर मैं ओनली लगा दूं तो ये भी एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेरी हो जाएगी। तो इनको मैं पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको शायद बता सकता हूँ कि वन बाय वन इसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। और कौन सी मुख्तलिफ अनयूजुअल क्वेरीज हो सकती हैं। एनी हैवंट परचेज्ड एनी, इसमें तो नॉट जैसी चीज आ गई। इसको हम अगर एक्सटेंड अगर करना चाहें, क्योंकि सिंगल में तो अच्छा लगता है, ये हु हैवंट परचेज्ड एनी ब्लू। अब यहाँ मैं एक क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ और मैं यहाँ ग्रीन लिखता हूँ। अब अगर कोई मुझे बताए कि यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होना चाहिए, ब्लू एंड ग्रीन या ब्लू और ग्रीन। ठीक है ना, तो ये एक अक्सर कभी कभार हमें पता नहीं चलता है। और बेसिकली अगर किसी ने गलत लिखा है तो हम उसे करेक्ट भी करवा सकते हैं कि वो क्या हो, कि एम्प्लॉयज हु हैवंट परचेज्ड एनी ब्लू, ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, और ग्रीन कलर प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, एंड नहीं होगा, who haven't purchased any blue and green, क्योंकि कोई प्रोडक्ट जो है ना वो ब्लू और ग्रीन, या तो आप ये कहें कि एक प्रोडक्ट मल्टी कलर्ड है, यानी कि उसमें ब्लू और ग्रीन कलर दोनों मौजूद हैं, तो वो सिंगल प्रोडक्ट पे तो वो तो चले ठीक है, आपको एंड लगा सकते हैं। लेकिन जब आप सिंगल कलर्ड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो फिर यहाँ जब आप मल्टीपल टाइम्स लिखना चाहेंगे तो वहाँ हमेशा और आएगा। तो अगर कोई एंड लिखेगा तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा भाई ये एंड यहाँ सही नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ बेहतर है। एंड सिर्फ उस वक्त आ सकता है कि जब एक प्रोडक्ट के अंदर ये दोनों कलर्स मौजूद हों, यानी कि ब्लू एंड ग्रीन कलर्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर दोनों मौजूद हो। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ब्लू भी कभी नहीं खरीदी और ग्रीन भी कभी नहीं खरीदी, ठीक है ना, तो वो इसमें ये और आ जाएगा, इंग्लिश वाला और। ठीक है, इसके अलावा who have purchases with both blue and green colored products, ये तो वो है कि ठीक है। अच्छा, यहाँ अब देखें, हो सकता है दो चार और भी हों, लेकिन इसको ज़रा समझने का तरीका क्या है। वे परचेज्ड ऑल ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट्स। अब ब्लू कलर प्रोडक्ट्स जो है ना वो चार थी, तो आपने वो चारों खरीदी हैं कुछ मुख्तलिफ परचेजेस में, बट वो चारों खरीदी हैं आपने। तो ऐसे कौन से लोग हैं कि जिन्होंने चारों के चार, अगर चार टोटल ब्लू कलर प्रोडक्ट्स हैं तो चारों खरीदी हैं उन्होंने। और अगर वो हम कभी एक पांचवी ब्लू कलर प्रोडक्ट्स भी ऐड कर लें प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वो पांचवी भी खरीद ली उन्होंने। ठीक है, तो वो ऑल वहाँ ज़्यादा सूटेबल है। जब हम ये कह रहे हैं कि हु हैवंट परचेज्ड एनी ब्लू कलर प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है कि उनके किसी भी परचेजेस में हमें कभी भी कोई ब्लू कलर नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो उसको किस किस तरह देखना चाहेंगे। फिर ये कि एम्प्लॉयज हु हैव परचेज्ड ओनली ब्लू कलर प्रोडक्ट्स, यानी कि आज तक जितनी भी परचेजेस हुई हैं, भले आपकी ब्लू कलर प्रोडक्ट्स कोई 50 हो, लेकिन आपने कोई तीन चार ही प्रोडक्ट्स कभी खरीदी हो, लेकिन वो हमेशा ब्लू कलर्ड थी। कभी भी उसके अंदर कोई और कलर ऐड नहीं हुआ, यानी कि आपने कोई ऐसी परचेज नहीं की कि जिसके अंदर कभी कोई कोई और कलर मौजूद हो। अच्छा, वो परचेजेस जिनमें ब्लू और ग्रीन कलर प्रोडक्ट्स मौजूद हो। 4 और 5 का डिफरेंस है ना, बहुत ही ट्रिकी डिफरेंस है।
अगर आप ये कहें कि ब्लू एंड ग्रीन कलर प्रोडक्ट्स दोनों मौजूद हों, तो इसका मतलब है कि ब्लू भी मौजूद होनी चाहिए, ग्रीन भी मौजूद होनी चाहिए। रेड अगर है तो ठीक है, रेड भी हो सकती है, लेकिन ब्लू और ग्रीन का होना जरूरी है। यानी कि ऐसी मेरी परचेजेस, यानी कि एक परचेज मैंने ऐसी ली है, तो वो बताएं कितनी परचेजेस है, कौन कौन सी वो परचेज है जिसमें ब्लू और ग्रीन कलर दोनों के, भले एक एक प्रोडक्ट मौजूद हो, भले पांच पांच हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ब्लू भी हो और ग्रीन भी हो। परचेजेस विथ बोथ, विथ बोथ क्यों लिख दिया, विथ ओनली ब्लू एंड ग्रीन कलर प्रोडक्ट्स, यानी कि अब इसके अंदर कोई और प्रोडक्ट नहीं हो सकती है, यानी कि वो सिर्फ ब्लू कलर भी नहीं हो सकती। हाँ सर इंटरमिटेंटली सॉरी, फोकस थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ये था कि लेट्स से अगर आपके पास चार आइटम्स ब्लू हैं, तो क्या कोई नंबर 4 का मतलब ये होगा कि परचेजेस हुए बहुत ब्लू, तो बहुत ब्लू का मतलब सारे ब्लू या सिर्फ उनमें से एक पीस कोई भी, सिलेक्ट भी? एनी, क्योंकि ओके, जब कुछ कुछ नहीं लिखा हुआ होता है ना, जब ऑल नहीं लिखा हुआ होता है ना, तो वो फिर एनी होता है। सही सर। तो एनी का जो वर्ड है ना, वो बाय डिफॉल्ट है। और अगर आप क्वेरी में भी अगर आप देखें, तो यहाँ मैं ये वैसे इस तरह की क्वेरी लिखी नहीं जाती है, लेकिन अगर मैं क्वेरी कुछ इस तरीके से लिखना चाहूँ, और इसके अंदर यहाँ आ गया फिर POH की परचेज ऑर्डर आईडी, और उसके अंदर इनके बाद अगर मैं यहाँ सेलेक्ट में POD डॉट परचेज आईडी अगर मैं लिखूं, परचेज ऑर्डर आईडी, और यहाँ हम ये लिखूं, फिर सेलेक्ट दिस, फ्रॉम के आगे मैं ये लिखूं, और इसकी भी अब ये सब क्वेरी अगर आप लिखते हैं इस तरह, तो यहाँ एनी जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट होता है। एनी आप लिख नहीं सकते हैं, लेकिन एनी यहाँ डिफॉल्ट होता है। दूसरी चीज, यहाँ ऑल कैसे लिखा जाए, वो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो बोथ ब्लू एंड ग्रीन कलर, इसका मतलब है कि ब्लू ग्रीन तो हो ही, दूसरे कलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ओनली ब्लू एंड ग्रीन का मतलब है कि सिर्फ ब्लू और ग्रीन हो, कोई और कलर इसमें नहीं आए। और अगर इसको एक्सटेंड करें, टू को एक्सटेंड कर दें सिक्स के अंदर, तो बेसिकली आपके पास आ रहा है कि एम्प्लॉयज हु हैवंट परचेज्ड एनी ब्लू और ग्रीन कलर प्रोडक्ट्स, यानी कि ना कभी ब्लू और ना कभी ग्रीन कलर प्रोडक्ट्स उन्होंने खरीदी है। इसके अंदर जो फिलहाल जो आसान वाली है ना, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हो सकता है कि कुछ 5-7 मिनट थोड़ी सी ऊपर हो जाए, तो मैं लेट्स कंप्लीट दिस वन। ऑल पर अभी फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ, बट let's see if the time permits. Employees who haven't purchased any blue colored products का मतलब ये है कि, ये वैसे इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको देखने का तरीका ये होगा कि वो एम्प्लॉयज़ मुझे मालूम करके बता दें कि जिन्होंने दोनों कलर, जो ब्लू कलर प्रोडक्ट्स नहीं खरीदी हैं। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कि सिलेक्ट ह्यूमन डॉट एम्प्लॉई, ये मैं डॉट एम्प्लॉई, वेयर, और इसको मैं ई लिखना चाहूँगा, वेयर ई डॉट एम्प्लॉई आई डी, ई डॉट इन, हाँ मैं लिखना चाहूँगा POH डॉट
ये मेरे पास तो सारे एम्प्लॉयज आ जाएंगे कि जिन्होंने कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदी है, ठीक है ना, एनी प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँगा कि कलर इज इक्वल टू कभी ब्लू कलर प्रोडक्ट नहीं खरीदी, तो यहाँ तो मैं इसको सिंपली ब्लू लिखूंगा। तो इसका मतलब है कि ये वो एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने एनी ब्लू कलर प्रोडक्ट खरीदी है। तो ये वो दो लोग हैं। अब जिन्होंने ब्लू कलर प्रोडक्ट नहीं खरीदी है, तो वो मैं यहाँ सिंपली ई डॉट बिजनेस एंटिटी आईडी यहाँ लिख दूंगा, सेलेक्ट ये लिखना चाहूँगा, और यहाँ मैं सिंपली माइनस कर दूंगा। ऐसा होता है एक्सेप्ट। ओरेकल में माइनस होता है, SQL सर्वर में एक्सेप्ट है। तो यहाँ आपको ये क्वेरी मिल गई। तो इसका मतलब है कि देखें ये वो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं, और ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने कभी भी कोई एक प्रोडक्ट कभी खरीदी हो। तो ये दो आ गए। अगर आप ये देखना चाहें तो ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने कभी भी कोई भी ब्लू कलर प्रोडक्ट्स कभी भी नहीं खरीदी। ये वो लोग हैं। तो इसका मतलब है कि ये सेट के ऊपर ही आप सारा काम करेंगे। सो अ सेट, दिस इज अ कंप्लीट सेट, और ये माइनस है, ये वो वाला सेट है कि जिन्होंने ब्लू कलर प्रोडक्ट्स खरीदी हैं कभी भी, कोई भी एक भी। ठीक है, तो इन लोगों ने कभी भी कोई ब्लू कलर प्रोडक्ट नहीं खरीदी। तो अगर आप जाके देख सकते हैं कि इन्होंने इनका इनका कोई भी ऐसा वो है नहीं। यहाँ मैं अगर ब्लैक लिखूं, हालांकि ब्लैक बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने परचेज किया है, तो वो कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने कभी भी ब्लैक कलर प्रोडक्ट्स नहीं खरीदी? तो ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने कभी भी ब्लैक कलर की प्रोडक्ट नहीं खरीदी है। ठीक है, इसमें नल भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर ने तो नल कलर्ड प्रोडक्ट्स खरीदी हैं। तो ये वो हैं कि जिन्होंने ब्लैक कलर प्रोडक्ट्स नहीं खरीदी। अगर आपने ये मालूम करना है कि जिन्होंने कभी भी कलर्ड प्रोडक्ट्स ली हैं लेकिन उन्होंने कभी भी ब्लैक कलर प्रोडक्ट्स नहीं ली, तो वो किस तरीके से, तो इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि इसका भी एक इनर जॉइन आप लगा दें, और उसके अंदर आप ये लिख दें कि कलर नॉट नल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ ये एग्जैक्टली पूरी चीज़ में इधर कॉपी कर लूँ, अंदर लिखूँ कि वेर इज नॉट नल। अब मुझे ये वो वाले एम्प्लॉयज मिल रहे हैं कि जिन्होंने कलर्ड प्रोडक्ट्स ली है। तो अब मेरा शायद है ना रिजल्ट हो सकता है कि मुझे कुछ ना मिले। हाँ, मुझे कुछ, हर एक ने ब्लैक कलर प्रोडक्ट्स खरीदी है जिन्होंने कलर्ड प्रोडक्ट्स लिए हैं। लेकिन अगर ब्लू कलर अगर आप देखना चाहें, तो वो फिर जिन्होंने कभी कलर प्रोडक्ट्स खरीदी है, इन लोगों ने ब्लू कलर प्रोडक्ट्स नहीं खरीदी, लेकिन उन्होंने कोई नल कलर प्रोडक्ट्स भी नहीं लिए हैं। अब अगर मैं ये देखना चाहूँ कि यहाँ ग्रीन के साथ क्या मामला आ रहा है, तो यहाँ भी मुझे पता चल जाएगा इन्होंने कभी भी ग्रीन कलर प्रोडक्ट्स नहीं खरीदी। तो ये देख लें कि अगर अ, इसका मतलब है कि ग्रीन कलर की प्रोडक्ट कभी किसी एम्प्लॉय ने खरीदी ही नहीं है, यानी कि ग्रीन कलर की प्रोडक्ट्स कभी भी इस्तेमाल में नहीं आई है किसी भी परचेजिंग में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे ही आ गए। ब्लू कलर जो है वो किन्होंने खरीदी है, इन दोनों ने, तो 258 और 260 में नहीं आएगा। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ग्रीन कलर प्रोडक्ट, खैर यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ग्रीन कलर प्रोडक्ट नहीं खरीदी किसी ने। और अगर रेड मालूम करना चाहें क्या रेड कलर प्रोडक्ट कभी किसी ने खरीदी है, तो वो एक ने ली है। ठीक है, और 260 और ब्लू किसने ली है, अभी 260 है। तो अगर कोई एक देखना चाहे कि ग्रीन सॉरी रेड और ब्लू कलर प्रोडक्ट्स जिन्होंने दोनों खरीदी हैं, तो वो किस तरह से पता चलेगा कि ग्रीन भी खरीद रेड भी खरीदी और ब्लू भी? तो देखें, ये पूरी चीज़ जो है ना वो एक सेट है। तो अगर आप
वेन डायग्राम के थ्रू अगर आप बनाना चाहें तो आप ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही वेन डायग्राम के थ्रू चेक कर सकते हैं कि ब्लू और रेड का वेन डायग्राम बता दें कि इसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं, और ये सारे लोग हैं कि ये कंप्लीट सेट है। तो जिन्होंने ब्लू भी खरीदी है और रेड भी खरीदा है तो वो सिर्फ एक ही आना चाहिए, क्योंकि ब्लू में भी 260 आ रहा है, रेड में भी 260 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, मीनिंग कि आप ये उठाएं और इसको दोबारा से इंटरसेक्ट कर लें और ये रेड के साथ, तो आप, और यहाँ एक्सेप्ट के आगे आप एक पैरेंथेसिस लगा दें। सेट के ऑपरेटर्स आपको पता ही है, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इज माइनस। तो अब अगर ये मैं पूरी क्वेरी चलाना चाहूँ तो मुझे, अच्छा सॉरी, मैं अगर सिर्फ ये क्वेरी चलाना चाहूँ तो मुझे वो लोग मिल जाएंगे कि जिन्होंने ब्लू और रेड दोनों खरीदा है। ये ना 260, ऑब्वियसली 260 में रेड का एक ही था तो वो ब्लू में भी 260 था, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्ट होगा तो ये होगा। ये वो एम्प्लॉयज हैं कि जिन्होंने कभी भी ब्लू और रेड दोनों एक साथ नहीं खरीदी। ये वो सारे आ गए इसमें, सिंपली यही बात है कि 260 नहीं होगा इसमें। ठीक है, सर हम ये नहीं कर सकते कि एंड पी डॉट कलर ब्लू फिर इसके बाद लिखते हैं कि और पी डॉट कलर गुड रेड लिख क्वेश्चन। सकते हैं? देखें, कभी आप ये कर ही नहीं सकते आप, कि अगर वो शख्स जिन्होंने ब्लू और रेड दोनों खरीदा है, आप यहाँ एंड कर ही नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? टाइम थोड़ा सा हमारा ऊपर हो गया है, लेकिन मुझे जो चीज़ आपको इवेंचुअली समझानी है ना, वो ये समझानी है कि ये यहाँ आप एंड क्यों नहीं लगा सकते। मतलब मैं ये चीज़ मैं क्यों नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत है। ये कभी हो ही नहीं सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि प्रोडक्ट की एक लाइन है, यू हैव वन लाइन इन इट, और उस लाइन में जो कलर है वो रेड ही है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सेम लाइन में रेड भी हो और सेम लाइन में ब्लू भी हो? इसका मतलब तो ये है। सर नहीं, मैं कह रहा था कि और एंड का वर्ड नहीं, कि और पी डॉट कलर इज ब्लू। अच्छा, और क्या होता है? और इज यूनियन, तो एंड इज इंटरसेक्शन। सही। अब बताइए, और जो है और करूंगा तो वो मुझे यहाँ इधर, और अच्छा हाँ, अगर मैं ये लाइन नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ फिलहाल, और मेरी ओरिजिनल क्वेरी आ गई। अगर मैं यहाँ यूनियन करना चाह रहा हूँ, ब्लू यूनियन रेड, तो फिर मेरे लिए ज्यादा बेहतर ये है कि मैं एक ही क्वेरी लिखूं और उसमें कलर इक्वल टू रेड और कलर इक्वल टू ब्लू कर दूं। बेसिकली वो इन के साथ कर लूँ, ज्यादा बेहतर है। मतलब यहाँ मुझे पैरेंथेसिस लगाने पड़ जाएंगे। एनीवे, तो अगर मैं ब्लू यूनियन मींस और, मतलब यूनियन और एक ही है, इंटरसेक्शन एंड एक ही है। तो अगर वो एम्प्लॉयज जिन्होंने ब्लू कलर प्रोडक्ट खरीदा है या रेड कलर प्रोडक्ट खरीदा है, तो वो तो मैं यहाँ भी और लगा के कर सकता हूँ और सिंगल क्वेरी में काम चल सकता है मेरा। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे ब्लू कलर भी हो एंड रेड कलर दोनों खरीदे हैं, वो एम्प्लॉयज बताएं जिन्होंने दोनों खरीदे हैं कभी ना कभी। ठीक है, तो वो है एंड मींस इंटरसेक्शन। यहाँ मैं एंड नहीं लगा सकता, तो उसके लिए कोई और तरीका नहीं है कि चूंकि वो दोनों बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज में, तो मैं ये काम करना चाहूंगा। और ये जो इंटरसेक्ट है ये तो मैंने अब इस लेवल पे लगाया है, यानी कि मुझे एम्प्लॉय के लेवल पे लगाना है ये, कि वो एम्प्लॉय के जिन्होंने ब्लू कलर प्रोडक्ट खरीदा है, वो एम्प्लॉय जिन्होंने रेड कलर प्रोडक्ट खरीदा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो कलर है ये कहाँ कहाँ चल रहा है, इसको थोड़ा सा सोच लें। कलर जो है वो सबसे पहले परचेज ऑर्डर डिटेल के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है ना, प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट से ट्रांसफर हो जाता है इनटू परचेज ऑर्डर डिटेल, क्योंकि प्रोडक्ट की आईडी उसके अंदर है, तो वो कलर वहाँ साथ में चला गया।
अब वो जो है बहुत सारे हेडर्स का, यानी कि इस तरह से अगर आप देखें ये, तो यहाँ से जो कलर है वो इधर पहुंच गया है। तो ये तो आप यहाँ से अगर प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक प्रोडक्ट एक परचेज ऑर्डर डिटेल के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर फ्रॉम द प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव देखें तो वो 1 to 1 ही है, ठीक है ना, कि एक प्रोडक्ट एक परचेज ऑर्डर डिटेल के साथ है। एक परचेज ऑर्डर डिटेल में बहुत सारी प्रोडक्ट्स, एक परचेज ऑर्डर, ये खैर डेटा मॉडलिंग का एक इशू आ जाएगा, तो मैं डेटा मॉडलिंग की चीजें फिर मैं बाद में बता दूंगा आपको। लेकिन आप इस तरह सोचेंगे परचेज ऑर्डर डिटेल इतनी सारी है और उन सब में एक प्रोडक्ट है, किसी एक लाइन में दो प्रोडक्ट्स नहीं है, हर लाइन में एक प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट जो है ना वो एक लाइन के साथ ही टच हो रहा है, लेकिन बहुत सारी, एक परचेज ऑर्डर डिटेल में बहुत सारी लाइंस हैं, तो वो समझें कि उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट जो है वो एक परचेज ऑर्डर डिटेल के साथ ही एसोसिएटेड है। तो हो क्या रहा है कि वो प्रोडक्ट का जो कलर है वो एक तरीके से ट्रांसफर हो गया है उन तमाम लाइंस में। तो अब अचानक जो है ना प्रोडक्ट ऑर्डर डिटेल के अंदर ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि अच्छा इन तमाम लाइंस का कलर कौन सा है। इनिशियली नहीं था कोई कलर, जैसी प्रोडक्ट को आपने उसके साथ ज्वाइन करवाया, अब उन अब उनको इंफॉर्मेशन मिल गई, अच्छा हम किन कलर्स के ही लाइन है। अब बहुत सारी कलर की लाइनें आपको मिल गई हैं। हेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हेडर कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स हैं, मीनिंग मेरे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, मीनिंग मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं। तो वो कलर सारे इसके सारे उसको मिल चुके हैं। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा ये मेरा एक परचेज है, तो वन परचेज कंटेन्स मेनी प्रोडक्ट्स। एक परचेज जो है वन, ठीक है ना, समझ रहे हैं, वन ट्रांजैक्शन आप इस तरह के, तो एक परचेज के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो अब आप एक परचेज से जाके नहीं पूछ सकते हैं कि भाई साहब मुझे बताइए कि आप कौन से कलर में आप काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कौन सी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो। तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और हर एक के अलग अलग कलर्स हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो मैं ये भी एक क्वेरी कर सकता हूँ कि मेरी वो परचेज मुझे बताओ कि जिसके अंदर सिर्फ ओनली, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट्स हैं यहाँ, तो आप जरा चेक कर लीजिए कि जब ऑल या ओनली लग जाता है ना तो आपको, आप बिल्कुल ही अलर्ट हो जाने चाहिए। तो ये डिफिकल्ट क्वेरीज हैं। तो ये मैं ऑल पर भी अगर एक कलर लगाना चाहूँ और ओनली पर भी लगाना चाहूँ, ये सारी की सारी डिफिकल्ट हैं। और बाकी जो जिनमें ऑल और ओनली नहीं आता है वो आप सिंपल सेट ऑपरेशंस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और सेट ऑपरेशंस आपको पता ही है कि कौन कौन से हैं। आपको टोटल जो सेट ऑपरेशंस पता चलते हैं ना वो तीन ही है, एक यूनियन है, एक इंटरसेक्शन है और एक माइनस है, ठीक है ना, जिसको एसक्यूएल जो है वो एक्सेप्ट के तौर पे लिखती है। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, और ये आप सेट लेवल पे काम करते हैं। इंडिविजुअल आइटम पर आप ये काम नहीं करते। इंडिविजुअल पे जब आपको काम करना है तो आप वो इस तरह से यहाँ अंडरस्टूड। एंड और हाँ यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको सेट लेवल पर काम करना है तो देखें, ये जो इतना पार्ट बना है ना, ये एक सेलेक्ट की क्वेरी है ना, ये आपको एक सेट देगी, एक सेट। अब आप ये कहते हैं कि जब यहां से एक सेट मिल गया, अब इस जगह पर आ जाए, ये जो पार्ट है ये परचेज ऑर्डर का है, ये एक सेट मिल रहा है आपको, ठीक है। तो अब आप इस सेट के साथ आप देखना चाह रहे हैं, और ये जो इन का जो ऑपरेशन है ना, ये आप समझे कि ये बिलोंग्स टू का है। तो वो जो आप, पता नहीं आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी कहाँ पढ़ी है, लीनियर अलजेब्रा में पढ़ी है ना। अब तो ये सोचे कि लीनियर अलजेब्रा कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है कि यहाँ रिलेशनल अलजेब्रा में, और रिलेशनल अलजेब्रा के थ्रू ही फिर ये एसक्यूएल जो है वो आई है। तो n इज बिलोंग्स टू, और बाकी यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस को हम एक्सेप्ट कहते हैं यहाँ, ठीक है। तो वो ऑपरेशंस है। तो ये इस अब जिनको ये नहीं पता होता है ना तो वो उनके लिए बहुत आसान है, उनके लिए तो सिंपली ये है कि क्वेरी से सारा डेटा उठा के ले आओ भाई। अब जितना भी ये डेटा हमें क्या पता, 8,000
4000 रोज, मिलियन रोज, ठीक है ना, सारा डेटा उठा के लाओ। अच्छा मिलियन नहीं आ सकता है तो अब उसके ऊपर मजीद कोई है ना वो समरी ऑपरेशंस आप करवाते हैं और फिर कुछ ना कुछ पता नहीं क्या होता है। तो इतने रोज आप उठा के लाएं और उसके बाद इंटरनल, हाँ अब आप, मैं वही कहता हूँ ना कि आप लोग एल्गोरिथम में इतने अच्छे हैं कि जब सारा डेटा आ जाता है ना तो आप एक लूप चला के जो है ना सारे दुनिया के काम कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। लेकिन फिर आप ये देखेंगे परफॉर्मेंस आपकी कितनी है। और ये इसी वजह से फिर वो ये सारे डिफरेंट क्या कहते हैं आपको, अ, और जो वो एप्स और उनकी जो तरीके निकले हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो है हडूप, तो हडूप का काम यही होता है कि अच्छा भाई अब पता है रिलेशनल डेटाबेसेस को एक तरफ रखें, भाई वो तो बहुत मुश्किल है, ऑफ कोर्स मुश्किल है, इस तरह की क्वेरीज कौन लिखेगा, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ इट इसके ऊपर इंडेक्सिंग भी हो, तो हम कहते हैं वो बड़ी एफिशिएंट है। अच्छा कैसे? भाई वो सारा डेटा आप जो है ना वो फाइल में ले आए, यानी जेसॉन में रखें या जो भी आप है। अब वहां से जो है ना आप सिंपली वो वाली क्वेरीज करना शुरू कर दें कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड रखा हुआ है और बड़े एफिशिएंट हो गया। हाँ बहुत अच्छी बात है, अगर आपको वो वाला मोड लेना है वो वाला मोड ले लें। लेकिन सिर्फ कहने का मकसद ये है कि रिलेशनल अलजेब्रा में भी या रिलेशनल डेटाबेसेस में भी उतनी ही पावर है। वो अलग बात है कि उस पावर को अब वो खत्म होती चली जा रही है, मतलब उसकी जो नॉलेज है, उस पावर की जो नॉलेज है वो अब खत्म होती चली जा रही है। तो अब हमें जो है ना इस तरह की क्वेरीज हम लिख नहीं पाते हैं, हमें तो वो सोच ही नहीं आ रही है कि हम इस तरह की क्वेरी लिखें। तो ये जो मैं बताना चाह रहा था कि ये 3 जो अनहाइलाइटेड क्वेरीज हैं ये इजी हैं, ये आप डिफरेंट सेट ऑपरेशंस के थ्रू कर सकते हैं। बट ये जो हाइलाइटेड है ये मैं आपको फिर नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। हम ऑलरेडी वी आर 13 मिनट्स ओवर। तो इसके ऊपर एक हो सकता है कि अगर हम नेक्स्ट सैटरडे या संडे जो भी आपको ज़्यादा बेहतर लगता है वो हम 1 घंटा निकाल के इसको देख सकते हैं। मैं साथ में डेटा मॉडलिंग भी बताना चाहूँगा किसी सेशन में, कि जिसके अंदर ये होगा कि सोचें किस तरह के एक रो किस तरह से दूसरी रो के साथ कनेक्टेड है, यानी कि वो पिक्चर वो डायग्राम आपके जहन में कैसे बनेगा। यहाँ भी मैं कुछ है ना डायग्राम्स बनाने की कोशिश करूंगा जिसके अंदर आपको हमेशा जो है ना क्वेरी से पहले आपके जहन में डायग्राम बन जाना चाहिए। जैसे ही डायग्राम बन जाएगा सब कुछ बन जाएगा। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा वो रिलेशनल अलजेब्रा को थोड़ा सा अगर आप चेक करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि मेरी जो क्वेरीज बनती हैं मेरे दिमाग में वो एक रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन पहले बनती है, दिमाग में ही बनती है, हाथ से मैं नहीं लिखता अब। पहले मैं लिखता था, जब मैं मुझे नई क्वेरी लिखना आती थी मैं हाथ से ही वो रिलेशनल अलजेब्रास लिखता था। बहुत ही आराम से वो रिलेशनल अलजेब्रा की जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपकी क्वेरी में ट्रांसलेट हो जाती है बहुत ही इजीली, बगैर किसी रोक टोक के। और उसके दरमियान बिल्कुल 1 to 1 मैपिंग है कि आप कैसा रिलेशनल अलजेब्रा की एक्सप्रेशन लिखें। और ये जो ऑल की जब बात कर रहे हैं हम, और ये कुछ ना कुछ ओनली, नॉट all of them but some of the only type of queries, उसके अंदर रिलेशनल अलजेब्रा का एक और ऑपरेटर है जो कि अक्सर अब जो है वो कोर्सेज से ओमिट करवा दिया जाता है, वो है डिवीजन। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने डिवीजन पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन डिवीजन इज समथिंग विच आप इसको थोड़ा सा देखें, क्योंकि डिवीजन को ही समझाने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा कि वो किस तरीके से आपने डिवीजन को सोचना है, डायग्राम्स बनाने हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि ये ऑल कैसे पता चलेगा। और किसी को भी नहीं आती है ये क्वेरी ऑल को समझाने की, ठीक है। तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह है, ठीक है। यहाँ हम रोक लें अपने आप को, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू ठीक है। सो चले मच। इंशाल्लाह फिर, हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट इसमें कुछ ना कुछ कर लेंगे, आप उसको ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह। See you इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ सर, थैंक यू। Thank you, sir. Allah Hafiz. Thank you, sir.